मेरा नाम डोली है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। मैं 18 साल की थी जब मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर चिंतित हो गए थे, जबकि मैंने अपनी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं की थी। मैं सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ रही थी और गाजियाबाद में अपने माता पिता के साथ रहती थी। हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि मेरी माँ की शादी गांव में हुई थी और सारे रिश्तेदार वहीं रहते थे। मेरे पिताजी गांव छोड़कर गाजियाबाद इसलिए आ गए थे क्योंकि मेरी मां को गांव में रहना पसंद नहीं था। उनकी मायका दिल्ली के आसपास था और शादी के बाद वह गांव में खुश नहीं रह पाई थी। मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी ने गांव छोड़ दिया था। गाजियाबाद में मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनकी कमाई से बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता था, लेकिन घर का खर्च ठीक से चल जाता था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरी माँ अक्सर पिताजी से कहती कि अब उनकी कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है और उन्हें दूसरा काम देखना चाहिए। इस पर मेरे पिताजी कहते कि अब उनकी उम्र में कुछ और करना मुमकिन नहीं है। जब जवान थे तब गांव की जमीन बेचकर गाजियाबाद आए थे। अब वापस गांव नहीं जा सकते। इस बात पर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे और ये झगड़े देखकर मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरे पिता अकेले घर का खर्च चलाते थे और मैं चाहती थी कि मैं भी उनकी मदद करूं। लेकिन जब भी काम करने की बात करती, मां साफ मना कर देती और कहती कि उन्हें बस अब मेरी शादी की फिक्र है। मुझे पिताजी पर बहुत तरस आता था। उनका संघर्ष देखकर मेरा दिल करता था कि किसी तरह उनकी मदद करूं, लेकिन मां के सामने मैं मजबूर हो जाती थी। हमारे गांव में शादी का निमंत्रण आया था। मेरी बुआ के बेटे की शादी थी, इसलिए वहां जाना जरूरी था। हमने शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मां ने पिताजी से कहा कि इस बार गांव जाकर मेरी शादी का रिश्ता भी तय कर देना चाहिए। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी मां, जो खुद गांव छोड़कर शहर में आ गई थी, अब मेरे लिए गांव में रिश्ता ढूंढना चाह रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा सपना था कि पढ़ाई करके कुछ बनूं और अपने पिताजी का सहारा बनूं। गांव जाने से पहले मैंने मां से कह दिया था कि मैं गांव में शादी नहीं करूंगी और वे वहां मेरे रिश्ते की बात न चलाए। मुझे शहर में रहकर पढ़ाई करनी थी और अपने पिताजी का हाथ बटाना था। लेकिन गांव पहुंचने के बाद शादी निपटने पर पिताजी ने मेरे रिश्ते की बात अपने पुराने दोस्त के बेटे से पक्की कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि किसी ने मेरी इच्छा नहीं पूछी थी। वहां मौजूद औरतें मुझे बार बार देख रही थीं और मुझसे कहा गया कि मैं मनीष की होने वाली पत्नी हूं। इस बात से मैं बहुत आहत हुई और मां से बात की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब इस रिश्ते को मान लो। गांव में रहते हुए मैं उदास रहती थी। पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। शादी खत्म होने के बाद हम वापस गाजियाबाद लौट आए। यहां आने के बाद मेरी मां हर रोज पिताजी से मेरी शादी की तैयारियों की बात करने लगी। ये बातें सुनकर पिताजी परेशान हो जाते और उनकी परेशानी देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे पिताजी गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे माता पिता को मेरी शादी की इतनी जल्दी थी। पिताजी की कमाई से कुछ भी बच नहीं पाता था और इसी वजह से वे दिन ब दिन ज्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने मां को बताया कि उनके कुछ दोस्त पैसे कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं। उन्होंने मां से कहा, क्यों ना मैं भी उनके साथ विदेश चला जाऊं और वहां से पैसे भेजता रहूं ताकि तुम मेरी बेटी के दहेज का इंतजाम कर सको। पिताजी की यह बात सुनकर मैंने उन्हें विदेश जाने से मना कर दिया और कहा, पिताजी, आपको इस उम्र में हमारे लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मुझे बिना दहेज के स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं आपके साथ रह लूंगी। मेरी इस बात पर मां को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तू कौन होती है बड़ों के बीच बोलने वाली। लेकिन पिताजी ने मां को शांत कराते हुए मुझे समझाया, बेटा, हर माता पिता का फर्ज होता है कि वो अपनी बेटी की शादी में उसके लिए कुछ न कुछ दे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं 1-2 साल में लौट आऊंगा। पिताजी की बातों ने मुझे चुप करा दिया।
माँ को पिताजी के विदेश जाने की बहुत खुशी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब पिताजी पैसे भेजेंगे और हमारे हालात सुधरेंगे। कुछ दिनों बाद पिताजी के विदेश जाने की तैयारी पूरी हो गई। उनके साथ गांव से भी कुछ लोग विदेश जा रहे थे। जब पिताजी विदेश के लिए रवाना हुए तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं पिताजी से बहुत प्यार करती थी। कहते हैं बेटियां पिताओं की लाडली होती हैं, और मैं भी पिताजी की लाडली थी। माँ तो बस यही चाहती थी कि पिताजी बेफिक्र होकर जाएं और हमें पैसे भेजते रहें ताकि हमारे अच्छे दिन आ सके। आखिरकार माँ की तमन्ना पूरी हो गई और पिताजी हमसे दूर चले गए। पिताजी के जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे वीरान हो गई थी। घर की सारी रौनक उन्हीं से थी। उनके जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी। माँ ने पिताजी के जाते ही मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया और कहने लगी, अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब तो शादी की तैयारियां करनी है। मैंने माँ से कहा, मुझे पिताजी के आने तक पढ़ने दीजिए। तो माँ ने जवाब दिया, तेरे बाप के आने तक कौन रुकेगा? अब वो हमें पैसे भेजेंगे और मैं तेरी शादी की तैयारी करूंगी। माँ की इस बात पर मैंने विरोध किया और कहा, पिताजी के आने तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये घर मेरे पिताजी का है और कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। मेरी इस बात पर माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा शरीर 2 दिन तक दर्द करता रहा। पिताजी के जाते ही माँ का रवैया जैसे बदल गया था। उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी और घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया था। खुद तो बस मोहल्ले की महिलाओं के साथ घूमने चली जाती और दोपहर को लौटकर खाना खाती, फिर आराम करती और शाम को फिर से पड़ोस में बैठने चली जाती। सारा दिन मैं अकेलेपन का शिकार रहती और घर के सारे काम भी करती। अब घर का सारा खाना बनाना और राशन खत्म हो जाने पर बाजार से सामान लाना भी मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। एक दिन मैं बाजार जा रही थी और हमारी गली के नुक्कड़ पर एक दुकान थी जहां एक लड़का बैठा हुआ था। उसने मुझे नजर भर के देखा और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो देखा कि वो मुझे घूर रहा था। मार्केट से वापस लौटते वक्त भी वो मुझे ऐसे ही देख रहा था। मैंने नजरें चुराई और जल्दी से घर आकर गेट बंद कर लिया। जब भी मैं बाहर निकलती वो लड़का अजीब निगाहों से मुझे देखता रहता था। उसके बारे में मैं माँ से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि माँ मेरी बात सुनकर मुझ पर नाराज हो जाती। इस वजह से मैंने तंग आकर घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। जब भी मैं बाहर निकलती वो अपनी दुकान पर बैठा मुझे गौर से देखता था। अब तो आसपास के लोगों को भी शक होने लगा था। एक दिन मैं घर की छत पर खड़ी थी, तभी उसने मेरी ओर इशारा करते हुए एक कागज पर कुछ लिखकर मेरी तरफ फेंक दिया। मैं घबरा गई और डर से सहम गई, लेकिन उस कागज को पढ़े बिना मुझे चैन भी नहीं आ रहा था। मैंने हिम्मत करके कागज उठाया और उसे खोला। उसमें उसने मुझे प्रपोज किया था। उसने लिखा था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, पर तुम मुझे इतनी पसंद आ गई हो कि दिल के हाथों मजबूर होकर यह कदम उठा लिया। बस एक बार मुझसे बात करने का मौका दो। अगर तुम मुझसे नफरत भी करोगी तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने सोचा इससे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि मैं उसे बता दूं कि मेरी सगाई हो चुकी है। इससे शायद उसका दिल टूट जाएगा और वह मेरा पीछा छोड़ देगा। एक दिन मां के घर से बाहर जाते ही मैंने उसे इशारे से बुलाया और जैसे ही वह अंदर आया मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह बुरी तरह घबराया हुआ था, जैसे उसे मुझसे भी ज्यादा डर लग रहा हो। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, क्या बात करना चाहते हो? उसने कहा, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तब से दिल में चैन नहीं है। रातें बेचैनी में कटती हैं और दिन भी तुम्हारे दीदार की उम्मीद में। डॉली, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा नाम जानता हूं और तुम्हारे बारे में भी काफी कुछ पता है। मैं कोई धोखेबाज इंसान नहीं हूं, लेकिन मोहब्बत है तो दिल पर काबू नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम शायद मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि मेरी सगाई हो चुकी है। मेरे पिता के दोस्त के बेटे से मेरी शादी तय हो गई है और जल्द ही मैं शादी के बाद गांव चली जाऊंगी। मैं अपने माता पिता की इज्जत का बहुत ख्याल करती हूं
और तुम्हें किसी झूठे रिश्ते में नहीं रखना चाहती। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन सच्चाई जानकर खुश भी दिखा। उसने बताया कि नुक्कड़ पर जो दुकान है वह उसके पिता की है और वहीं उनका घर भी है। वह बोला, हमारे परिवार में सिर्फ मैं और मेरे पिताजी हैं। मेरी माँ काफी साल पहले गुजर गई और मेरी बहन की शादी भी हो चुकी है। बस हम दोनों हैं और इसी दुकान से हमारा गुजारा होता है। जिंदगी में अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो याद करना। भले ही तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। उसने मुझे इज्जत दी और बिना कोई और बात किए मेरे घर से चला गया। उसके साथ बातचीत से मुझे एहसास हुआ कि वह वाकई मुझसे सच्चा प्यार करता है। जब भी मैं उसे गली में खड़ा देखती थी, उसे आवारा समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि उसने मुझे सच्चे दिल से चाहा है। उस दिन के बाद उसने कभी मुझे तंग नहीं किया और न ही मुझसे बात करने की कोशिश की। कभी कभी हमारी नजरें मिल जाया करती और इसी में ही हमारे दिलों की बातें हो जाती। धीरे धीरे मुझे भी उससे लगाव हो गया था, लेकिन मैंने अपने पिता की इज्जत की खातिर अपनी भावनाओं को काबू में रखा। मेरे पिता दूसरे देश में मेरे लिए मेहनत कर रहे थे और मैं उनकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि भले ही वह मुझे सच्चे दिल से चाहता हो, मेरी किस्मत मेरे पिता के फैसले पर निर्भर करती है। उसके बाद हमारी बातचीत नहीं हुई, बस नजरें मिलाकर हम एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर लेते थे। कुछ महीनों बाद पिताजी ने विदेश से मेरे दहेज के लिए काफी पैसा और सामान भेजा। मेरी मां ने पिताजी के लौटने का इंतजार किए बिना मेरी शादी का फैसला कर लिया और मेरे ससुराल वालों को बता दिया कि वे जल्दी से बारात लेकर आ जाएं। मैंने मां से बहुत मिन्नतें की कि पिताजी के आने का इंतजार कर लो ताकि मैं उनके आशीर्वाद के साथ विदा हो सकूं, पर मां ने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ दिन बाद गांव से लोग आए और शादी की तारीख तय करके चले गए। मैंने अब तक उस लड़के की तस्वीर तक नहीं देखी थी। मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं, पर मेरे दिल में उदासी थी। दिन रात रोती रहती थी क्योंकि पिता के बिना यह सब मुझे अधूरा और गलत लग रहा था। मैंने पिताजी से अपनी शादी के बारे में जो फैसला किया था वह उन्हें मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझसे कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। उनके इन शब्दों को सुनकर मैंने अपने मन में एक बार फिर से उनकी बात मान ली और चुपचाप तैयारियों में लग गई। शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन मेरे मन में घुटन सी होने लगी थी। कोई ऐसा नहीं था जो मेरी बात समझे या मेरे मन की स्थिति को देखे। मां हर वक्त बस शॉपिंग में व्यस्त रहती। पिताजी की मेहनत की कमाई को जैसे पानी की तरह बहा रही थीं। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदने जाती तो अपने लिए उससे दोगुने ले आती। पड़ोस में उन्होंने शादी का निमंत्रण भी देना शुरू कर दिया था और उन्हीं औरतों को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाया करती थीं। मां ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है, मैं अपने ससुराल क्या ले जाना चाहती हूं। हर चीज अपनी मर्जी से ही कर रही थीं। बहाने से बाहर शॉपिंग पर जाती और दोस्तों के साथ होटल में खाना खाकर लौटती। मुझे कई बार ऐसा लगा कि मां को मेरी शादी की फिक्र नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों के सामने शोहरत दिखाने की चाहत थी। जब मैंने इस बारे में मां को कुछ समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया, कहती, तेरे पिता की कमाई पर मेरा हक पहले है। मां का यह रवैया देखकर मन में निराशा घर कर गई थी। पिताजी के कमाए पैसे का एक भी हिस्सा वह बचाकर नहीं रख रही थीं, बस फिजूल खर्ची कर रही थीं। उनके शौक बढ़ते जा रहे थे। नए नए कपड़े पहनना, दोस्तों के साथ होटल में जाना और मोहल्ले की औरतों से अपनी तारीफ सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बस यही ठान लिया था कि मुझे जल्द से जल्द शादी करके इस घर से विदा कर दे, ताकि वह खुद बिना किसी जिम्मेदारी के आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे वह मेरी सगी मां नहीं, बल्कि सौतेली मां है। अंदर से टूट चुकी थी मैं। थोड़े से कपड़े और सामान मैंने अपने दहेज के लिए इकट्ठा कर लिया था। मां अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर बैठ गई थीं। उन्हें मेरी सिखाई हुई बातों का ख्याल भी नहीं था।
घर के काम सिखाने का तो सवाल ही नहीं था। वह बस घूमने फिरने और मेकअप करने में ही लगी रहती थीं। पिताजी के जाने के बाद मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया था, पर शादी की तारीख करीब आ रही थी और मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ ने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अब शादी के बाद ये सारे ख्वाब जैसे खत्म हो जाने वाले थे। माँ को मेरी किसी भी ख्वाहिश की परवाह नहीं थी। कभी कभी दिल करता कि मैं रितेश के साथ भाग जाऊं। वह मुझे बहुत प्यार करता था और मेरी फिक्र भी करता था, लेकिन पिताजी की इज्जत की वजह से हर बार अपने कदम पीछे खींच लेती थी। शादी से पहले आखिरी बार रितेश से मिलना चाहती थी ताकि मन की बातें कह सकूं। एक दिन मां घर पर नहीं थीं, तो मैं मौका पाकर रितेश की दुकान पर गई। मुझे देखते ही वह खुशी से खड़ा हो गया, जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। मैंने उसे एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, कल दोपहर 3 बजे मुझे लेने आना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। उसने चिट्ठी बिना पढ़े ही जेब में रख ली और मैं चुपचाप घर वापस आ गई। अगले दिन मैं 3 बजे घर से निकली और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि लगे कि मैं घर के अंदर ही हूं। 3 बजे रितेश गली में बाइक लेकर आ गया था और मैं उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने भी मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मैं अपनी पहचान छुपाने के लिए दुपट्टे से चेहरा ढक लिया और चुपचाप उसके पास पहुंची। उसने बाइक स्टार्ट की और मुझे आराम से बैठने को कहा। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और हम निकल पड़े। थोड़ी देर बाद रितेश ने बाइक एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। हम दोनों अंदर गए और एक कोने में बैठ गए। वहां कोई हमें नहीं जानता था। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। रितेश ने मुझे कहा, अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो तो बताओ। हम दोनों खामोश थे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी से मन को सुकून मिल रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा, रितेश, शायद आज हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। 4 दिन बाद मेरी शादी हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए किसी और की बन जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ। तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। तुम्हारे प्यार ने मुझे भी तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। किस्मत ऐसी है कि तुम मेरी जिंदगी में तब आए जब मेरा रिश्ता पहले ही तय हो चुका था। अगर तुम पहले आए होते तो मैं दुनिया से लड़कर भी तुम्हारे अलावा किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ती। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए दूसरे देश में मेहनत कर रहे हैं। मैं उनकी मेहनत को बर्बाद करके उन्हें बेइज्जत कैसे कर सकती हूं? पिताजी ने अपनी इज्जत और वचन की खातिर यह रिश्ता तय किया है। मेरी बातें सुनकर रितेश बिखर सा गया था। उसे मुझसे मिलकर जितनी खुशी थी, मेरी मोहब्बत का इजहार सुनकर उतना ही दुख भी हुआ कि वह मुझे अपना नहीं सकता था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए मुझे तसल्ली दी। दुनिया में हर किसी को अपनी मोहब्बत हासिल नहीं होती। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमने एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की है। यह सुनकर मैं टूटकर रो पड़ी। वह मुझे चुप कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुद भी रो पड़ा। उस दिन हमने एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें साझा की और यह वादा करके अलग हुए कि अगर कभी एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो बिना झिझक मदद के लिए कहेंगे। उसने मुझसे कहा, भले कितना भी वक्त गुजर जाए, तुम मेरी पहली जिम्मेदारी रहोगी। हमने वह दिन हंसी मजाक, दुख और कुछ मधुर पलों के साथ बिताया। उसी रेस्टोरेंट में बैठकर हमने खाना भी खाया और फिर वह मुझे घर छोड़ने आया। मेरा मन कर रहा था कि वह एक बार फिर अंदर आ जाए, लेकिन उसने मना कर दिया और मुझे छोड़कर चला गया। मैं उस दिन की खूबसूरत यादें लेकर वापस आ गई। शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी और शादी का दिन भी आ गया। मेरी बारात आई और मेरी शादी हो गई। मैंने पहली बार अपने होने वाले पति को शादी के दिन ही देखा था। वह साधारण सा व्यक्ति था, कोई खास आकर्षक नहीं, पर माँ बाप की पसंद के आगे मैंने हार मान ली थी। शादी हो चुकी थी और अब मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मेरे लिए यह सब नया था और मेरे पति का भी मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं था। दोनों के माता पिता का फैसला था और हमने उसे मान लिया।
शादी के बाद मैं विदा होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल चली गई। माँ तो अब भी अपने कामों में ही व्यस्त थीं। मेरे जाने पर उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ससुराल में मैंने पिताजी के फैसले का मान रखते हुए एक पत्नी होने के सभी कर्तव्य निभाए। ससुराल के लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश की। मेरे पति को मुझ में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन मैं इस बात में संतोष ढूंढ रही थी कि कम से कम वह मेरी इज्जत करते थे। पर कुछ ही दिनों बाद उनके असली स्वभाव का पता चल गया। वह अक्सर लड़कियों से फोन पर बातें करते रहते थे और मुझे कभी कुछ कहने का हक ही नहीं देते थे। जब मैंने अपनी सास से इसकी शिकायत की तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। आजकल हर लड़के का यही हाल है, असली घर की मालकिन तो तुम ही हो, वे लड़कियां तो बस टाइम पास हैं। मेरी शादी को 4 महीने हुए थे और मैं गर्भवती हो गई थी। सास मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरी देखभाल में लगी रहती थी। जब माँ को यह बात पता चली तो वह मुझसे मिलने मिठाई लेकर आई, लेकिन जाते जाते मुझसे कह गई, अगर डिलीवरी के लिए ससुराल वाले तुमसे मायके आने को कहें तो मना कर देना। यहां तुम्हारा पूरा ससुराल है, वहां कौन तुम्हारी देखभाल करेगा। मैंने मां की बात मान ली और उनके इस इशारे को समझ गई। गर्भावस्था में पति ने भी मुझ पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। वे अब फोन पर बात नहीं करते थे ताकि मुझे दुख न हो। कुछ महीने बीते और मेरी सास ने मेरी डिलीवरी के लिए शहर ले जाने की बात कही, पर मां की बात याद कर मैंने कहा कि मैं गांव में ही डिलीवरी करवाना चाहती हूं। सास को यह अजीब लगा, लेकिन मैंने अपनी बात पर अडिग रही। गांव की दाई से मेरी डिलीवरी हुई और मैंने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद ही मैंने देखा कि मेरे पति दोबारा से फोन पर बातें करने लगे थे। जब मां मेरे पास कुछ दिन रहने आई तो मैंने उन्हें अपने पति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति अच्छे इंसान हैं, शक मत किया करो और किसी वजह से लड़कर मायके मत आना, अपने परिवार में सुखी रहो। जब मेरा बेटा 6 महीने का हुआ तो सास ने मुझे फिर से गर्भवती होने की दवाइयां देना शुरू कर दी। पोता पाकर वह बहुत खुश थीं और चाहती थीं कि जल्दी से एक और पोता मिल जाए। मैं पहले बच्चे को संभाल भी नहीं पाई थी और कुछ ही महीनों बाद फिर से गर्भवती हो गई। तभी मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खबर आई कि पिताजी की विदेश में मृत्यु हो गई है। यह मेरे लिए असहनीय था। मैं तुरंत अपने कुछ कपड़े लेकर मां के पास पहुंची, यह सोचकर कि इस वक्त मां को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब मैं पहुंची तो मां बिल्कुल शांत थीं। अगले दिन पिताजी की डेड बॉडी विदेश से आ गई और मैंने मां को रोते हुए देखा। उस समय मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। मेरे बेटे को मेरी सास ने संभाला हुआ था। 1-2 दिन के लिए वह भी हमारे घर पर रुक गई थी और फिर चौथे दिन मेरे साथ घर वापस चली गई। उस समय मेरे बेटे की उम्र 9 महीने थी और मैं 3 महीने की गर्भवती थी। यह समय मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरे पिता की मौत को 2 महीने हो गए थे, लेकिन मेरा पति मुझे लेने नहीं आया। जब भी मैं उससे वापस ले जाने की बात कहती, वह मना कर देता, कहता कि बच्चे की डिलीवरी तक मायके में ही रहो। उधर मेरी मां ने भी तंग कर रखा था कि घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी से अपने घर वापस जाओ। जैसे तैसे उन्होंने मेरे मायके में 9 महीने पूरे करवा दिए। फिर डिलीवरी का समय आया और मेरी एक बेटी पैदा हुई। ससुराल में से कोई भी मेरी बेटी को देखने नहीं आया। मैं अपने दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बेटे के लिए कोई दूध तक लाकर देने वाला नहीं था। जब मैं अपने पति से कुछ कहती तो वह कहता कि अभी वहीं रहो, बच्ची का ख्याल रखो। कुछ समय बाद वह खुद आकर मुझे ले जाएगा। जब कुछ दिनों बाद भी उसने आने का नाम नहीं लिया तो मैं खुद ही अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल आ गई। वहां जाकर मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि मेरे पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। उसने मेरे हाथ में तलाक के कागज थमा दिए और कहा कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था तो मैं तलाकशुदा होकर फिर से अपने मायके वापस आ गई। मेरी मां ने इस बात पर खूब हंगामा किया कि जरूर मेरी ही गलती होगी। तभी पति ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने मुझे घर से निकलने तक की धमकी दे दी। लेकिन जब मैंने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने की बात कही तो वह डर गईं और उनकी जुबान बंद हो गई।
शादी के बाद मैंने पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी, नहीं तो कोई नौकरी करके अपने बच्चों का ख्याल रख पाती। अब मैं रात में अपने बच्चों को सुलाकर नौकरी की तलाश में निकलती थी। बहुत कोशिशों के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी में सफाई का काम मिला। इस नौकरी में 3 महीने हो चुके थे। बच्चों का ध्यान रखने के लिए माँ के पास छोड़ आती थी। माँ को मेरे बच्चों का खास ख्याल नहीं था, लेकिन जब उन्हें पैसों का लालच हुआ तो वह उनका ख्याल रखने लगी। फिर एक दिन जब मैं सफाई के लिए कंपनी के मालिक के ऑफिस में गई तो वहां एक तस्वीर देखी जो मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि रितेश की थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद किसी ने यूं ही तस्वीर लगा दी होगी, लेकिन फिर पता चला कि रितेश ही इस कंपनी का मालिक है। रितेश से मिलने की इच्छा मन में जाग उठी। जैसे ही वह ऑफिस आया और मुझे वहां देखा तो वह हैरान रह गया। उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि मैं यहां क्या कर रही हूं। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि शादी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। यह सुनकर रितेश की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि मैं इस कंपनी में काम कर रही हूं तो वह मुझे कभी भी नौकरी करने नहीं देता। उसने मुझे याद दिलाया कि हमने वादा किया था कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। रितेश ने बताया कि मेरे शादी के बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और आज वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। उसने कहा कि अब जब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं उससे शादी करूंगी? वह मुझसे और मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता है और उनका सच्चा पिता बनने का वादा करता है। रितेश की बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने शादी के लिए हां कर दी। मैंने अपनी मां से इजाजत लेकर रितेश से शादी कर ली। वह एक बहुत अच्छे और अमीर इंसान हैं। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को अपनाया और आज वह उन्हें सगे पिता की तरह प्यार करते हैं। शादी के 2 महीने बाद मेरी मां का भी देहांत हो गया और उस मुश्किल वक्त में रितेश ने मेरा पूरा साथ दिया। अब मैं रितेश और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।